मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा का जो नामांकन था एज ए कांग्रेस कैंडिडेट निरस्त कर दिया गया है। जो उन्होंने नामांकन दाखिल किया उसको जिस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया है रिटर्निंग ऑफिसर ने, इसे लेकर तमाम भिड़ंत मच गई है। So where is the question of a criminal case existing which she had to disclose? अब केस वोट चोरी का नहीं है, ये अब केस है सीट चोरी का। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। इस ब्लॉग में हम बात करेंगे पिछले 24 घंटे से मचे राजनीतिक घमासान की, जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर। आपको ये बता दूं कि कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई है 11 तारीख यानी कल। एक अर्जेंट बैठक बुलाई है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जितने भी महासचिव हैं, इंचार्ज हैं, जो पीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं। कहा है कि आप इंदिरा भवन में आएँ, हम बैठक करेंगे इस वक्त मौजूदा हालात को लेकर। आपको पता है कि मीनाक्षी नटराजन, जिनका नामांकन भरा गया था राज्यसभा की पद के लिए मध्य प्रदेश से, वो रद्द कर दिया है। वो मध्य प्रदेश से कांग्रेस की उम्मीदवार थी। अब जो उन्होंने नामांकन दाखिल किया उसको जिस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया है रिटर्निंग ऑफिसर ने, इसे लेकर तमाम भिड़ंत मच गई है। ये कहा गया कि जांच पत्र में मीनाक्षी नटराजन ने पूरी जानकारी नहीं दी है उनके खिलाफ जुड़े हुए मामलों को लेकर, आपराधिक मामलों को लेकर, और इसीलिए इस जांच पत्र को अधूरा पाकर रिटर्निंग ऑफिसर ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि एक आपराधिक मामला है जिसको छिपाया है मीनाक्षी नटराजन ने, जिसकी जानकारी नहीं दी है अपने एफिडेविट में। तमाम विजुअल्स आए जहां आपको दिख रहा है कि बीजेपी के नेता इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जब ये फैसला आया, और इसे सत्य की जीत करार दे रहे हैं। उधर कांग्रेस ने इसे वोट चोरी कहा और पूरी तरीके से सीट चोरी करार दिया है। आज वैसे एक ऐसा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री पद के तौर पर सेलिब्रेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय से लेकर कैबिनेट बैठक में उनको फेलिसिटेट किया जा रहा है। तो दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि इन 12 सालों में आपने देश को बर्बाद किया है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, और सबसे ज़रूरी बात है कि सामाजिक न्याय को बेहद धक्का पहुंचा है। चुनावी जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से अब अवैध होने लगे हैं, चुनावों पर कब्जा जमाने लगी है सत्तारूढ़ पार्टी। हम आपको ये भी बता दें कि कल जब ये खबर आई कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया गया था, तो तुरंत हमने देखा कि कांग्रेस के बहुत सारे बड़े चेहरा, जिनमें जयराम रमेश, भूपेल बघेल, सचिन पायलट और साथ ही केसी वेणुगोपाल, ये तमाम नेता पहुंच गए दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्यालय के बाहर, जहां बैठकर वो धरना प्रदर्शन करने लगे। काफ़ी देर रात तक जो है ये सिलसिला जारी रहा। लोकतंत्र की हत्या बताई गई इसे। बुधवार को वैसे मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ जाकर एक बड़े प्रतिनिधि मंडल ने और ज़्यादा जो है विस्तृत मुलाकात की। उनका कहना है कि भाई, आप जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनकी एफिडेविट में अगर कोई कमियां हैं, उनको तो अब वक्त दे रहे हैं उसे सुधारने के लिए, लेकिन ऐसा कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ नहीं होता। दूसरी बात, अभिषेक मनु सिंह भी जिस बात को आर्ग्यू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये एक निजी शिकायत है मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ, जिसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, और इसीलिए अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है तो इसकी जानकारी एफिडेविट में देना ये अनिवार्य नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। ये एक तकनीकी मुद्दा इस वक्त बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला है वो एक परवर्स ऑर्डर है, वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं, क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी, विवेक तंखा, केसी वेणुगोपाल, ये तमाम वो नेता हैं और जो चुनाव आयोग से जाकर मुलाकात कर रहे थे, जिन्होंने वहाँ बातचीत की। विवेक तंखा ने और अभिषेक मनु सिंघवी ने आखिर क्या कहा, सुन लीजिए। अभी खबर आई है कि मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा का जो नामांकन था एज ए कांग्रेस कैंडिडेट निरस्त कर दिया गया है। मैंने तो पेपर्स जांच किए हैं। ये अब केस वोट चोरी का नहीं है, ये अब केस है सीट चोरी का। खुलेआम
प्रजातंत्र के साथ डाका हुआ है। अब आप कहेंगे कैसे? उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं छुपाई थी जो वो डिक्लेयर कर सकती थी। उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं थी। उनको एक बात नोटिस मिला था कोर्ट से, सेक्शन 223 ऑफ द न्यू सीआरपीसी, कि आप जवाब दीजिए कि एप्लीकेंट कहता है कि आपको और दूसरे लोगों को 10 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने आपत्ति लगाई कि ये नोटिस मुझे भेजा ही नहीं जा सकता, कि मेरा इस केस से कोई संबंध नहीं है, कोई कॉग्निजेंस नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है। तो कौन सी चीज वो डिक्लेयर कर सकती थी एज एन एफआईआर और अ कोर्ट कॉग्निजेंस? मेनली बिकॉज किसी को कोर्ट नोटिस भेज देती है मैकेनिकली इज नॉट अ केस। बिना किसी केस के, बिना किसी प्रकरण के एक ऐसा अनहोनी स्थिति बना दी है रिटर्निंग ऑफिसर भोपाल ने या विधानसभा ने कि एक नेशनल पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया। ये बहुत ही दुखद है। ये प्रजातंत्र की हत्या है और हमको पता है कि इसके अगेंस्ट चुनाव याचिका लगाई जाती है, बट स्पेशल सर्कमस्टांसेस में मैं अपनी पार्टी को एडवाइस करूंगा कि हमको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, इनको बेनकाब करना चाहिए, इनको एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रजातंत्र में इस प्रकार से नॉमिनेशंस का रिजेक्शन का सिलसिला चलता रहा तो इस देश में कोई प्रजातंत्र नहीं रह जाएगा। ये एक प्रकार से प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का अंत है। जय हिंद। I am recording this video since I am abroad, and I talked to Ms. Meenakshi Natarajan and several other senior Congress leaders yesterday when I learned of this most remarkable and amazing rejection of her nomination papers by the returning officer. This is, on the face of it, patently and blatantly illegal, because no criminal case in the eyes of law exists against Ms. Natarajan. There is no criminal case for her to disclose. This is because in a private complaint, which anyone can file against anyone, unless and until the magistrate or the concerned judge takes cognizance, no criminal case comes into existence. At the highest, in the present case of Ms. Natarajan, there is a notice by a court to her on a private complaint well before that court has taken cognizance. And indeed, the issue of cognizance is yet to be decided after hearing her by that court. So where is the question of a criminal case existing which she had to disclose? A mere notice from a court is not liable to be disclosed. This is well established by Indian jurisprudence, including a High Court judgment directly on point. All this was shown to the returning officer, full stop. It is not possible that the returning officer took an independent, an objective, and a fair and an impartial stand. Otherwise, there is no way in law he could have rejected. I hope and trust that the Election Commission at Delhi, the central body, will exercise its inherent and administrative and superior powers to reverse this decision or this order. Otherwise, it would be a very serious violation of the level playing field principle. It would create a very highly skewed system in a democratic election, thereby affecting democracy and the basic structure itself. There is still time, since today is the last day for withdrawal. No one can and should, in a true democracy, be denied even to nominate oneself for the Rajya Sabha in this manner. उधर आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि झारखंड से जो बीजेपी समर्थित परिमल नथानी हैं, उनकी एफिडेविट में एक नहीं बल्कि 3 गलतियां थी, लेकिन उन्हें 9 जून को एक नया एफिडेविट जो है सबमिट करने का मौका दिया गया, जबकि एफिडेविट लेने का जो आखिरी समय था वो 8 जून को 3 बजे का था। तो
उनको संसद भेजने के लिए बीजेपी हर तरह का जोड़ तोड़ करने पर आमदा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये कहना है कांग्रेस का। और झारखंड विधानसभा के बाहर से भी तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरीके से ज़बरदस्त प्रदर्शन वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से देखा जा रहा है। वैसे पिछले कुछ दिनों से ही कांग्रेस पहले SIR का मुद्दा हो, स्टूडेंट्स पेपर लीक का मुद्दा हो, उसको लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार सड़कों पर निश्चित रूप से हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो यूथ कांग्रेस हो, वो NSUI हो। और कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का उन्होंने जो कंपैरिजन करके कहा कि भाई आप परिमल नथानी के लिए तो आप इतना वक्त दे रहे हैं, नए कानून बना रहे हैं, लेकिन मीनाक्षी नटराजन का जो एफिडेविट है, ज्ञापन है, उसको आप आनन फानन में आप रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसे लेकर झारखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक हम देख रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता काफ़ी इस वक्त सक्रिय हैं। और इलेक्शन कमीशन की जो कानून है, जो जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, इसकी जो सेक्शन 33A है, ये कहता है कि डिस्क्लोजर होना चाहिए अगर कोई ऐसा आपराधिक मामला है जिसमें आप दोषी पाए गए हैं, जिसकी सज़ा 2 साल से ज़्यादा की है, और अगर कोई ऐसे मामले जहां पर केस चार्जेस जो हैं वो तय हो गए हैं, जबकि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जो है वो एक न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये अगर एक निजी शिकायत के आधार पर आप किसी के नामांकन को रद्द कर रहे हैं तो ये तो एक्टिंग विद अ वेंजेंस है। बीजेपी निश्चित रूप से जो है इसे सही ठहरा रही है। देर रात तक हमने मध्य प्रदेश में भी देखा कि जीतू पटवारी, हरीश बाड़मेर, ये तमाम लोग जो CLP नेता हैं, उमंग सिंघार, ये सब चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर जो है धरना दे रहे थे। जीतू पटवारी के हाथ में BR अम्बेडकर की तस्वीर थी और ये लोग कह रहे हैं कि संविधान का गला घोटा जा रहा है। मंगलवार को जो भोपाल में हुआ वो हमने देखा कि राज्य चुनाव आयोग के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं अरविंद शर्मा, उन्होंने अपने आदेश में कहा था कि मीनाक्षी नटराजन की तरफ से दायर नामांकन पत्र में फॉर्म 26 में शपथ पत्र में उन्हें उक्त न्यायालय प्रकरण को उल्लेख नहीं करके अपना शपथ पत्र अपूर्ण प्रस्तुत किया है, क्योंकि आपने इस मामले का जिक्र नहीं किया है। वैसे ये तेलंगाना का मामला है और चुनाव आयोग आखिर किसे एक पेंडिंग केस मामला मानता है, वो एक सवाल बन जाता है। अगर आप चुनाव आयोग की आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQ की एक सूची नज़र आती है जिसमें पेंडिंग केस के बारे में कहा गया है कि फॉर्म 26 में जो सेक्शन 5 है, सब क्लॉज 2 है, उसमें उम्मीदवार के खिलाफ पेंडिंग मामलों की जानकारी देना ज़रूरी है जिनमें कोर्ट द्वारा कॉग्निजेंस यानी कि संज्ञान लिया जा चुका है। तो संज्ञान शब्द को आप स्पष्ट करें। अब चुनाव आयोग के अनुसार जो है, अगर आप देखें, ये जो सवाल का जवाब है इस प्रकार है कि संज्ञान की व्याख्या है CRPC की धारा 190 में निहित प्रावधानों से संदर्भ लिया जा सकता है। तो ये FAQ की लिस्ट में सवाल पूछा गया है कि भाई आप कह रहे हैं कि आप उन पेंडिंग मामलों की जानकारी दीजिए जिसका कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है, और संज्ञान की व्याख्या चुनाव आयोग कैसे कर रहा है कि CRPC की धारा 190 में निहित प्रावधानों से संदर्भ लिया जा सकता है। हालांकि अब तो हम BNS की बात करते हैं, तो ये पेंडिंग क्रिमिनल केसेस अगर नहीं हैं तो नॉट आप टिक करते हुए नॉट एप्लीकेबल आपको लिखना होता है अपने फॉर्म में, और अगर पेंडिंग केस है तो आपको विस्तृत जानकारी देनी होती है कि FIR नंबर क्या है, केस नंबर क्या है, कोर्ट की धाराएं क्या है, आपके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसका विवरण क्या है, अगर उसमें सज़ा तय हुए हैं, आपको सज़ा दी गई है, कितने सालों की दी गई हैं, चार्जेस फ्रेम हुए हैं या नहीं, अपील की स्टेज में, ट्रायल की स्टेज में क्या कुछ हलचल है। अब ये सब मामलों में जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भाई अगर ये एक निजी शिकायत है जिस पर FIR भी नहीं हुई है तो हम कैसे उसकी जानकारी देंगे। और अगर आप एक BJP के उम्मीदवार को अगर आप वक्त दे रहे हैं फॉर्म दोबारा से भरने के लिए, एक नई एफिडेविट लेने के लिए, तो कांग्रेस की फॉर्म की रिजेक्शन इतनी आनन फानन में क्यों हो रही है। बहरहाल आज जब BJP सरकार जश्न के मूड में है नरेंद्र मोदी के लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो विपक्ष की तरफ से निश्चित रूप से गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो उठाए जाने चाहिए कि क्या लोकतंत्र की हत्या की जा रही है,
विपक्ष के लिए पूरी तरीके से ज़मीन खत्म कर दिया जा रहा है। पहले जो कुछ चंडीगढ़ में हुआ था वो भी हम लोगों ने देखा था, आज जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, अगर यही चलता रहा, सूरत में भी जिस तरीके से याद हो कि कैंडिडेट विड्रॉल हो गए थे, अगर यही चलता रहा तो क्या चुनावों के मायने रह जाते हैं और क्या ये एक तरफा कार्रवाई की जा रही है विपक्षियों के खिलाफ? तो ये काफ़ी घमासान देखने को मिल रही है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी के जो प्रदेश महामंत्री हैं यानी कि राहुल कोठारी, उन्होंने मीनाक्षी नटराजन की तरफ से दाखिल हलफनामे पर रिटर्निंग ऑफिसर के पास में आपत्ति जताई थी। राहुल कोठारी ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर उन्होंने जानकारी दी थी कि मीनाक्षी नटराजन द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं न्यायालयीन अभिलेखों का परीक्षण कर ये तय किया जाए कि सभी आवश्यक जानकारियों का विधि अनुसार उन्होंने सही जानकारी जो है वो चुनाव आयोग को दिया है। अब कांग्रेस इसे किस हद तक अब ज़मीन पर लेकर जा सकती है, प्रदर्शन को और कितना आक्रामक कर सकती है, उस पर नज़र बनी रहेगी। कल की जो बैठक है वो अहम है। 2 दिन पहले ही हमने देखा कि SIR पर, सामाजिक मुद्दों पर, अर्थव्यवस्था पर पूरा विपक्ष एक साथ लामबंद हुआ था। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई थी जिसमें ममता बनर्जी, अभी अखिलेश यादव, सुप्रिया सूले, ये तमाम नेता उसमें शामिल थे। और इस बैठक के बाद जो है अब जो कांग्रेस का जहां तक रवैया है ये देखना होगा कि इस मसले में चुनाव आयोग कुछ करता है या नहीं। चुनाव आयोग का तो अभी तक का जो रवैया रहा था, उम्मीद तो है नहीं, लेकिन जनता तक क्या कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जा सकती है, जनता में क्या इसको लेकर एक मूड बनाया जा सकता है, इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। इस ब्लॉग में अभी मेरे साथ बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।